Hello everyone, this is Alchemy user and today I'm going to watch some videos about the CGP protest क्योंकि मैंने अभी तक CGP protest के बारे में इतना कुछ जाना है नहीं. I don't know what is actually going on, so I just want to watch some videos and let's see कि exactly क्या हो रहा है. अगर आपके पास कोई और वीडियो सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. मैं आज वीडियो देखने जा रहा हूँ द डेज वर्क बाय आकाश बनर्जी सर का एंड उनका जो एक वीडियो अभी अभी डाला हुआ है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर. प्लीज़ जाइए आप उनके चैनल पे पहले देखिए वो वाला वीडियो और उसके बाद मेरा रिएक्शन देखिए उस पर. एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग एट द प्रोटेस्ट साइट और अभी तक का अपडेट क्या क्या निकला है. सो लेट्स चेक दिस वीडियो फर्स्ट. सालों से यह आरोप लगता आया है कि यह पार्टी देश को बांटती रहती है राजनीतिक फायदे के लिए. खतरे में है 80-20 अस वर्सेस देम करके देश में एक गहरा विभाजन कर दिया गया है. किसी भी मुद्दे पर सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो चुका है. घर के अंदर ही लोग भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ और सरकार से कोई सवाल पूछो तो सोरोस, सीआईए, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर मुद्दा को भड़का दिया जाता है, भुला दिया जाता है. इतना कि देश में सवाल पूछने की प्रथा ही लगभग खत्म हो गई थी. सवाल पूछने का फायदा ही क्या है. लेकिन 2026 में जब छात्रों ने अपनी आवाज उठाई पेपर लीक के मुद्दे पे, तो लगता है मोदी जी ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं. और फिर सरकार का जो रवैया था उसको देखने के बाद देश के युवाओं में एक आवाज गूंजी. अबे एडिटर, ऐसे काम मत कर यार. दिल्ली पुलिस के पास ले जाऊंगा, सीधा जंतर मंतर ले जाऊंगा. अच्छे से पुलिस खातिरदारी करेगी. देश भर में एक ही सुर सुनने को मिला. मिले सुर में एक ही राग का आलाप हो रहा था पूरे देश में. धर्मेंद्र प्रधान के मैटर को सरकार 50 दिन पहले ही सुलटा सकती थी, रफा दफा किया जा सकता था इस इशू को. लेकिन अपनी हेकड़ी, अपनी ईगो की वजह से नीट लीक के मुद्दे पर और जो एजुकेशन में जो बदहाली है उसकी जिम्मेदारी सरकार ने लेने से बिल्कुल मना कर दिया. गलती कभी सरकार. जी हाँ, ये बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान को पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था. अगर वो पहले ही इस्तीफ़ा दे देते तो ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं क्योंकि ये मुद्दा नीट जो आप लीक हुए थे, पेपर लीक हुए थे उसका था. अगर तभी जो सरकार है वो अगर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों के साथ बैठ के उन लोगों का डिमांड सुनते ऐसे एज सेड इन द वीडियो 50 दिन पहले अगर वो वाला उन लोगों ने सुना होता उन लोगों का डिमांड और उसके हिसाब से अगर कुछ बदलाव अगर आप करते जो नीट एग्ज़ाम है और एनटीए है और जितना भी कुछ है अगर उस पर आप बदलाव करते कुछ रिफॉर्म करते तो शायद आज ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं. की होती नहीं है, नेहरू की होती है. वैसे में भी 12 सालों में सरकार को कभी भी आपने किसी भी यूनियन मिनिस्टर को पब्लिक प्रेशर के अंडर, पब्लिक प्रेशर के चलते हुए इस्तीफा देते हुए देखा है. बीजेपी में फेरबदल बहुत होती है मंत्रिमंडल में, लेकिन पब्लिक प्रेशर पर कोई रिजाइन नहीं करता है. ये बीजेपी के डीएनए में नहीं है भाई. राजनाथ सिंह ने हमें बता दिया है. नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया. वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है. मोदी सरकार ने जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मना कर दिया तो देश को एक मौका मिल गया एकजुट होने का. धर्म, जाति, पार्टी, आइडियोलॉजी का मुद्दा फॉर वंस पीछे हटा और लगभग पूरा देश, जी हां, मैं भक्तगण और बीजेपी समर्थक की भी बात कर रहा हूं, लगभग पूरा देश इस बात पर सहमत हो गया कि भारत की एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी हुई है. सिर्फ पेपर लीक की बात यहां नहीं है, पूरा सिस्टम सड़ चुका है. और कहीं India today 70 paper leaks in 7 years, 1.7 crore aspirants affected. The New Indian Express, CBFC's digital evaluation crisis deepens a students' report answer sheet mismatch. एनडीटीवी बताते हैं नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसल्ड आफ्टर पेपर लीक्स, मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट्स. न कहीं सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी. अरे दिखावट के लिए सही, कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग करनी होगी. तो उसके लिए प्रधान को जाना चाहिए. कोई बड़ी बात नहीं है, करो रिजाइन. अब मोदी पुलिस ने भी बहुत कोशिश की धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए. कॉकरोच जनता पार्टी को जान से मारने की कम से कम 3 बार कोशिश की गई. पहले सोनम वांगचुक को अगवा कर लिया गया. लगा कि भैया अब तो गया कॉकरोच. मुझे तो लगा था मतलब सोनम वांगचुक जी मतलब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंस ही इज डूइंग ए प्रोटेस्ट जो आमरण अनशन वो कर रहे थे तो
तो उसमें से उसको उनको उठा लिया गया है। उसके बाद का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कुछ बहुत ही फसन-मसा था उस पे, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। उसके बाद जंतर मंतर में बच्चों को अच्छी तरीके से कूटा गया। फिर लगा कि अब तो खत्म ही हो जाएगा, पार्टी इज ओवर। और गोदी मीडिया ने वैसे में भी स्टोन पेल्टिंग, एंटी वाइस से नेशनल, वीडियो। चाइना, उसकी खबरें भी खूब फैलाने की कोशिश की, मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। अब सरकार ने सोचा कि इतना करने के बाद कहीं ना कहीं तो खेल खत्म हो ही जाएगा, पूरा मैटर डिस्क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये कॉकरोच हंसते गाते जंतर मंतर पर फिर वापस आ जाते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, फार्मर, एमएनसी वर्कर, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सब कोई आ जा रहे जंतर मंतर या फिर ऑनलाइन डिजिटल पर सपोर्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। देश भर के लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इतना खाना भेज दिए कि भैया तुम लोग बारिश में कैंपेन कर रहे हो, बारिश में डटे हुए हो, ये लो खाना। इतना खाना भेजा कि कॉकरोच जनता पार्टी को रिक्वेस्ट करना पड़ा और खाना मत भेजिए, हमारे पास बहुत खाना आ गया है। और जंतर मंतर ही नहीं, अब तो कॉकरोचों का जो काफिला है वो मुंबई, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़, हुँ। भावनगर, शिलोंग, दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, पीलीभीत, गोवा, हर जगह फैल चुका है। ओहो, कॉकरोच की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और सबसे शानदार बात यह है कि देश से बाहर भी हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने भी इंडियन कॉन्सुलेट्स के सामने धरना प्रदर्शन किया। टोरंटो, लंदन, जर्मनी, न्यूयॉर्क, नेदरलैंड्स, सब जगह कॉकरोचों की आवाज गूंजती है। कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही नीट के मुद्दे पर लड़ती आई थी, उसने भी अपने तेवर तेज कर दिए। जब स्टूडेंट्स पर जो हमला हुआ, उसके बाद कांग्रेस को भी यह बात एक्सेप्टेबल नहीं लगी। राहुल गांधी समेत कई लीडर्स तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने आ धमके, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन के बारे में, नीट के बारे में संसद में डिबेट के लिए भी मना कर दिया था। जबरदस्त। लेकिन जो भी हो, प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने चालू की थी, तो उसको अगर पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, तो वो भी अपनी रोटियां सेक ही रहे हैं। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ बस स्टूडेंट्स को, उनका जो हक है वो शायद उनको मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। जो भी उनके डिमांड्स पहले थे, नीट एग्ज़ाम्स में रिफ़ॉर्म, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा, तो उन सब और मतलब जितने भी एग्ज़ाम हो उसको बहुत ही मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि और नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक ना होए। तो वो सारे जो डिमांड्स है, आई थिंक दोज आर फेयर डिमांड्स, और उन सभी डिमांड्स को मानना ज़रूरी है। प्रोटेस्ट होता है, राहुल को फिर मोदी पुलिस वहां से घसीट कर ले जाती है, अरेस्ट किया जाता है। पूरे देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नजारे जो थे वो फिर से नजर आते हैं। Democracy in India is happening right now. कहीं ना कहीं तो सरकार को समझ में आ गया होगा कि ये जो गुंडागर्दी, ये जो गुडसे फॉर्मूला वो अपनाती रहती है, वो हर जगह तो नहीं चल सकता है। लोगों को सच्चाई दिखने लगी है। देश के युवा तो पहले से ही एकजुट थे, अब विपक्षी जो ताकतें हैं, ऑपोजिशन, इस मुद्दे पर एक होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राज ठाकरे, एमएनएस ने तो इस मुद्दे पर शिवाजी पार्क पर एक प्रोटेस्ट का आयोजन भी किया। लेकिन क्या ये जो एकजुट, ये जो Will यूनिटी listen. है, असली मुद्दों पर बात करना है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर इतनी सारी जो रील्स बनाई जा रही हैं, ये ट्रेंड टिक पाएगा या सिर्फ एक फैड रह जाएगा? ये जगा हुआ आम इंसान, ये इंडियन, ये क्या फिर से सोने चले जाएगा या इसे मीडिया फिर से हिंदू मुस्लिम में भटका देगी? क्या नया षड्यंत्र सरकार अभी रच रही है इस एकता को खत्म करने के लिए? किस बात से कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स को चौकस रहना चाहिए? क्यों गोदी मीडिया के कपड़े फाड़े जा रहे हैं और फटने चाहिए? कैसे आईटी सेल को हमें कॉल आउट करना होगा? और इस बार अगर फेल हो गए तो देश के लिए अंजाम क्या होगा? आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली सबसे मुश्किल सवाल, क्या हम जंतर मंतर जाए बिना भी घर में बैठे बैठे देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं या नहीं? शॉर्ट आंसर है यस। बताऊंगा कैसे आज के एपिसोड में। करता हुई दिल्ली पुलिस द्वारा, उस पर पूरा देश एक है, चाहे कोई भी पार्टी हो या एटलीस्ट कोई भी इंसान हो, वो तो इस बात को मानेगा कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया स्टूडेंट्स के साथ वो बिल्कुल गलत था। अब जो सच्चाई है दिल्ली पुलिस की, वो हमने अपने पिछले एपिसोड में डिटेल में बता के रखा था, उसको जाकर जरूर देखिएगा। हमने बहुत सारा फुटेज स्कैन करके जो सच्चाई है आपके सामने रखी थी और उसका इंपैक्ट भी होने लगा है। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि भैया No plain clothes, only uniform. Delhi police to cops on Jantar Mantar duty. उनके सारे जो क्या वो प्लेन क्लोथ्स पहन के गए थे पुलिस वाले और लोगों को मार रहे थे?
Let me know your thoughts in the comment section. पर्सनल है वो यूनिफॉर्म में ही काम करे। अब ये बड़ी शर्मनाक बात है अगर दिल्ली पुलिस ये बात मान रही है कि उसके पर्सनल चप्पल में, टी शर्ट में, दाढ़ी बिना शेव किए ड्यूटी पर आ रहे थे। नेशनल पुलिस में अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि गुंडे मवाली टाइप लोग घूम रहे हैं ऐसा पुलिस के भेष में या पुलिस बनकर, तो ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन इससे यह बात तब भी समझ में नहीं आती है जो सवाल हम बार बार पूछे जा रहे हैं कि देखिए दाढ़ी रखने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चलिए आपने ले लिया, लेकिन क्या आजकल पुलिस को ईयररिंग पहनने का भी क्या ये वीडियो सच है? इयरिंग पहन के लोग मतलब पुलिस बन के लोगों को मार रहे थे, स्टूडेंट्स को। परमिशन मिल गया है जैसा कि ये सज्जन पहने हुए थे जो लोगों को अच्छी तरीके से मार रहे थे? अभी तक हमें ये डिटेल्स नहीं मिले हैं। हमने कहा है कि भैया हमें टी शर्ट भेजना है, नया मर्च बनाया है, दिल्ली पुलिस के एक्शन से हम इंस्पायर इतना हो चुके हैं, इतना बढ़िया काम किया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं दिया है इस पुलिस ऑफिसर का। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि शायद पहली बार हमारे राजधानी में पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पैलेट गन जो मणिपुर में इस्तेमाल हो चुका है, जो कश्मीर में इस्तेमाल हो चुका है, अब उसका आगमन हमारे नेशनल कैपिटल में भी हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने इसको काउंटर भी किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने कभी भी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, हमारे पास पैलेट गन है भी नहीं। तो जो हिंदू की रिपोर्टर है जिन्होंने ये पूरा रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि भैया अखबार पढ़ तो लिया करो दिल्ली पुलिस। हमने ये कहा है कि आरएएफ जो दिल्ली पुलिस के साथ ये सारा काम कर रही थी, रैपिड एक्शन फोर्स, उनके पास ये पैलेट गन था और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ खुलासे हो रहे हैं और दूसरी तरफ खबर भी आ रही है कि किस तरीके से अभी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 कंपनी ऑफ सीआरपीएफ को बुलवाया गया है नेशनल कैपिटल पर। क्या ये स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन की तैयारी हो रही है या फिर जो फार्मर्स मार्च कर रहे हैं कैपिटल की तरफ, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ी सी चिंतित होगी तो उसके लिए सीआरपीएफ आ रही है? यह बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ अभी भी खेल चल रहा है। जो बर्बरता हुई, जो मारपीट हुई स्टूडेंट्स के साथ, उसके बाद भी अब नई स्कीमिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि आज दोपहर की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने फिर से अपना पोस्ट छोड़ दिया। जो मेटल All thousands team into Jantar Mantar. Delhi police has abandoned all security duties. Student volunteers are running checks at the front gate while the back scanning machine at the back gate has been quietly removed. Police are completely reckless, negligent. What exactly is being conspired by the Delhi police? If anything happens at Jantar Mantar, Delhi police will be responsible for it. Cockroach is back. डिटेक्टर्स थे, जो स्क्रीनिंग होती है कि जंतर मंतर में जब आप आ रहे हो तो पुलिस चेक करती है कि आप कोई हथियार तो नहीं ला रहे हो, कोई केमिकल तो नहीं ला रहे हो। वो पुलिस वहां से गायब थी। किस तरीके की तैयारी हो रही है, किस तरीके की तैयारी हो चुकी थी स्टोन पेल्टर्स के बारे में जो सच्चाई है वो भी हमने आपको एपिसोड में बताया। अब आप सोच के देखिए कि मीडिया बार बार बोले जा रही है कि ये स्टोन पेल्टर्स जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए थे। तो सोचिए 2 दिन का टाइम निकल गया है। दिल्ली पुलिस, और वो भी सेंट्रल दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन, एआई का इस्तेमाल होता है, हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें आज तक नहीं बताया गया कि ये स्टोन पेल्टर्स कौन थे। 1 मिनट में पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाता अगर स्टोन पेल्टर्स का कनेक्शन कॉकरोच जनता पार्टी से निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल यह उठता है दूसरी तरफ, अगर हम मीडिया की बात मान भी ले कि स्टोन पेल्टर्स कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए, तो सरकार अगर 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई तो अमित शाह को फिर इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसके लिए किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। तो डिसाइड कर लो यार, या तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे दे या तो अमित जी रिजाइन दे दे। अरे कुछ तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना। लेकिन एक चीज हमने नहीं देखी इतने सालों में, जिम्मेदारी तो नहीं देखी है, वो ये है कि एक मूवमेंट हमने देखा है। जो भी हो, धर्मेंद्र प्रधान उनको इस्तीफा देना ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ द वन जिसके चलते ये जो नीट पेपर का लीक हुआ है, तो उनके मतलब सुपरविज़न में ये सब हुआ था। जो भी एनटीए का है, जो भी नीट का एग्ज़ाम होता है, ही इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर। सो एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी बस उनको बस पहले रिज़ाइन करना चाहिए था। इसके लिए हम सभी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत था अभी नहीं। ही शुड हैव रिजाइंड बाय हिमसेल्फ विलिंगली। हाँ, सवाल ये नहीं है कि आप कौन से भगवान को पूजते हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल मानते हो। जंतर मंतर में सब लोग हैं, यहाँ सिख्स भी हैं, वहां मुसलमान कम्युनिटी के किचन्स भी बैठ रहे हैं, लंगर भी लग रहे हैं, हिंदू छात्र भी वहां धरने पर बैठे हुए हैं। तो एक तरफ से जो एकता है और एक ही मुद्दे पर है, और वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को हमें ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहिए कि पूरे देश को आपने एकजुट किया है। एक मुद्दे पर अब पूरा देश फिलहाल बात कर रहा है,
इस एकता को सरकार तोड़ने की कोशिश कैसे कर रही है उस पर आते हैं 2 मिनट, लेकिन एक झलक जरूर ले लीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका भी कि इस देश में अभी भी प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, अकाउंटेबिलिटी मांगना जिंदा है। लोग आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें जो दृश्य पूरे देश में, जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई पार्टी नहीं करा रही है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अपने आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मुंबई के नजारे देखिए, जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हुए मुंबई में, 2 कंसेक्यूटिव दिन पर इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज इसमें शामिल हैं, सिविक ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, सिटीजंस इस पर शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक जागरूकता पैदा हुई है। और इधर राज ठाकरे की पार्टी, सोचिए शिवाजी पार्क में, मैं बाकी सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, बस ये पार्टी वाला सिस्टम जो पॉलिटिकल पार्टी भी मतलब एक साथ आ गए हैं इस प्रोटेस्ट में। जो पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, तो अभी जो भी वीडियो में बोला जा रहा है कि सभी मतलब जितने भी पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी है, वो भी मतलब रोटी सेकने आ गए हैं उन लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर ये है कि अगर इन सब से मतलब वो जो एक्चुअल कॉस्ट था वो डाइल्यूट ना हो जाए। मतलब आई होप दे डिडंट दिस पॉलिटिकल पार्टीज डिडंट हाईजैक दिस होल प्रोटेस्ट थिंग, यू नो। इतना बड़ा एक प्रदर्शन करती है, जबकि राज ठाकरे ने कभी भी एजुकेशन का मुद्दा ऐसे उठाया नहीं है, लेकिन उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं एक एको है। और उधर मुंबई पुलिस भी दिल्ली पुलिस की तरह काम कर रही है, एफआईआर रजिस्टर कर रही है, लोगों को डिटेन कर रही है। कहा जा रहा है 100 के आसपास स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया, क्योंकि उनका क्राइम था कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे। भैया, मैन्युफैक्चरिंग में और इकोनॉमी में चाइना तो ना बन पाए, लेकिन डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में जरूर चाइना बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, यहां साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट आप देख रहे हो। एक दिन में 4 अलग अलग शहरों में, महाराष्ट्र में आपने प्रोटेस्ट देखा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, जिस तरीके से गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अरे ये तो गढ़ है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, लेकिन तब भी आपको रैलीज दिखी अहमदाबाद में, सूरत में, जूनागढ़। Protest in several Gujarat cities supporting CJP scandal, CJP Sansad Chalo March. में, भावनगर में, और कुछ यहां भी डिटेंशंस की खबरें आ रही हैं। जो जिस धरती से बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा किया, वहीं अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अहमदाबाद में, सूरत में नीट के पेपर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इसमें पॉलिटिक्स मत देखो, क्योंकि यह पॉलिटिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, देश के युवाओं का सवाल है। इसीलिए सरकार को भी पॉलिटिक्स साइड में रखकर थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। और कॉकरोचों की गूंज नॉर्थ ईस्ट तक भी पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं, आसाम में हमने देखा किस तरीके के प्रोटेस्ट हुए हैं, गुवाहाटी में प्रोटेस्ट हुए हैं, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स मांगते हुए। लेकिन सरकार का रवैया बीजेपी का वहां भी वही है। 2 आर्टिस्ट को डिटेन कर लिया। उनका क्राइम क्या था? नहीं, कोई आगजनी नहीं की थी, उन्होंने एक म्यूरियल बना दिया था, एक आर्टवर्क बना दिया था वांगचुक जी का। फ्लाईओवर के नीचे पिलर पर उनका क्राइम यह था कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन आर्टवर्क बना दिया, लेकिन उस पर लिखा सेव सोनम वांगचुक। अब ये तो एंटी नेशनल काम है ही, आप जानते हो। अगर रेपिस्ट वगैरह होते तो शायद टिकट विकेट मिल जाता, लेकिन आर्ट वगैरह करना, और वो भी रेजिस्टेंस, नॉट अलाउड इन टुडेज इंडिया। आप सोचिए हम किस स्थिति पर पहुंच गए हैं हमारे देश में, जहां पेंटिंग के लिए भी आपको पुलिस उठा सकती है, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आपको पुलिस उठा सकती है। लेकिन शिलोंग, दीमापुर में भी हमने इस तरीके के सॉलिडारिटी मार्चेस, ये जो आवाज है हमने सुनी। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहां भी हमने सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट देखा। तो यह प्रोटेस्ट और भी आने वाले दिनों में फैलेगा, दूसरे जगहों पर भी फैलेगा। और बियॉन्ड इंडिया की अगर हम बात करें, तो डायस्पोरा ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर आप डायस्पोरा की बात करें, तो हमने देखा किस तरीके से पहले मीडिया आपको बताने की कोशिश करती है कि सिर्फ प्रो नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं जब नरेंद्र मोदी बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन यहां बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के खाना खिलाए, टोरंटो में आपने देखा किस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोनम वांगचुक के फेवर में जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट हमें पता है कि लंदन, मैनचेस्टर और लीड्स और ग्लासगो में भी शेड्यूल्ड है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जिन्होंने देश को छोड़ा था क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, सिस्टम फेल कर दिया था उनके लिए, अब वो इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश में हमारे देशवासी और हमारे जो बच्चे हैं, अब क्या उन्हें भी कोई अपॉर्चुनिटी ये सरकार नहीं देगी।
कहीं ना कहीं तो सरकार ने मिस कैलकुलेट किया था कि इस प्रोटेस्ट का जो एको है, इस प्रोटेस्ट का जो इंपैक्ट है, वो कितना बड़ा पड़ने वाला है। और दादर और गुवाहाटी में तब भी प्रोटेस्ट कंट्रोल कर लोगे, टोरंटो और ग्लासगो में कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये मूवमेंट जो है, ये देश से बाहर निकल चुका है, सरकार के नैरेटिव कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, हर प्रोटेस्ट में किया है, 2014 ऑनवर्ड्स किया है, और अब तो आदत सी पड़ चुकी है। सबसे पहले तो फॉरेन हैंड बता दो कि अरे 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 हमारे देश के जो लोग हैं वो 2014 के पहले अपना प्रोटेस्ट कर सकते थे। 2014 टेलीग्राफ का है, बीजेपी सीज फॉरेन प्लॉट इन सीजेपी कैंपेन, रूल्स आउट एजुकेशन मिनिस्टर्स। खुदा के बाद तो फॉरेन हैंड के बिना हमारे देश में किसी की औकात ही नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर ले। उसके बाद जब आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि ये विदेशी ताकतें हैं, लिंक तो टू उसको सोरोस बता दो, फोर्ड फाउंडेशन बता दो, फाउंडेशन। उसके बाद इसे एंटी नेशनल करार कर दो, Call it स्टेप 4 कर दो, anti-national। सोशल मीडिया में काउंटर नैरेटिव चला दो, पूरा का पूरा मूवमेंट जो है उसे डिस्क्रेडिट कर दो। अब जब डिस्क्रेडिटेड हो ही गया तो उसके सवाल उठाने से क्या फायदा? सरकार आराम से बैठ जाएगी और तमाशा देखेगी। लेकिन इस बार क्या हुआ, बिकॉज डिजिटल इंडिया भी है, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, जिस तरीके से मारपीट हुई है, तो वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, इससे पहले कि सरकार बोले, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें छप गई फॉरेन अखबारों में। अब सरकार कह रही है नहीं नहीं, ये सब जो रॉयटर्स है, गार्जियन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, सब रेडिकल है, प्रोवोकेटिव है, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश से नफरत करते हैं। मेरा एक ही सवाल है यार, 2014 से पहले तो सब हमें इतना प्यार करते थे, ये 2014 के बाद क्या हो गया? दुनिया को सब हमसे नफरत करते हैं। उससे पहले भी हम वी वर अ राइजिंग पावर, लेकिन पता नहीं क्यों अभी हमसे सब नफरत करने लगे हैं। और इसीलिए सरकार भी कह रही है कि ना, हम तो मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एजेंडा है। और सरकार बाय द वे सक्सेसफुल भी रही है पहले। अगर आप याद रखें, शाहीन बाग में कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, फार्मर्स को कैसे खालिस्तानी बोल दिया, रेसलर्स को कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल दिया, वांगचुक जी को भी फॉरेन फंडेड, फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस बोलने की कोशिश की। लेकिन इस बार ये वाला प्रोपेगेंडा नहीं चला है। और ये दिलचस्प है, क्यों नहीं चला है? इसके कुछ कारण है। सबसे पहले तो जो मांग है ना, वो बहुत सिंपल है। धर्मेंद्र प्रधान के अंडर इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, कुल मिला के देखें जो हमें मालूम है, वो 7 सालों में जो भी मतलब इस वीडियो में बताया गया है वो आप डिबेट कर सकते हो, मतलब जो भी है, लेकिन इस बात को कोई भी आप डिबेट नहीं कर सकते या तर्क नहीं दे सकते जिसमें ये बोला गया हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था। आई थिंक लेट इट बी ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और धर्मेंद्र प्रधान अपने आप खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दे, और उसके बाद जो जितना भी रिफॉर्म्स लाए वो मतलब सब कुछ क्लियरली सबके सामने रखा जाए कि क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, और जितना भी मतलब एडवाइस है, जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उन लोगों के हिसाब से क्या क्या होना, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स आना चाहिए, उसको ध्यान में रख के कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं हुआ। इसीलिए शायद ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 8 पेपर लीक हुए हैं, नीट जैसे हाई प्रोफाइल पेपर लीक हुए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो जो मांग है इतनी सिंपल है कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी बोल रहे हैं भैया दिक्कत क्या है, एक इंसान का रेजिग्नेशन मांग रहे, दे दो ना भाई। दूसरा कि जो डीमनाइज करने की जो आदत है कि भैया जो भी सवाल उठाए उसे एंटी नेशनल बोल दो, उसके अंदर कोई एजेंडा निकाल दो। अब सोनम वांगचुक को डीमनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अरे बंदे ने आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाए हैं, टेंट्स बनाए हैं, वहां वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने की इतनी कोशिश की है ले में, मैक्से से अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, पॉलिटिशियन है नहीं, पार्टी है नहीं, इलेक्टोरल एम्बिशन है नहीं, और बंदा 9 किलोग्राम से ज्यादा वेट लूज कर चुका है धरना करते करते, अनशन करते करते। तो जितने भी मीम बनाए हैं आईटी सेल ने, वो फेल कर गए हैं, वो बाउंस बैक कर गए हैं। लोगों की सहानुभूति सोनम वांगचुक के साथ थी, और ये जो वायलेंस किया उसके बाद, ये तो जो बैकफायर किया है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए सरकार को कैसे तार तार किया जा रहा है, क्योंकि ये दूर दराज कश्मीर और मणिपुर में भी वायलेंस नहीं हो रहा है, यहां तो दिल्ली में लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट में गए थे वो इंपैक्ट हो रहे हैं। एक लड़की की तो हालत इतनी खराब कि उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा, 100 लोग अस्पताल तक पहुंच गए। तो सरकार के पास कोई एंटी नेशनल नैरेटिव चलाने का समय ही नहीं मिला, लोगों को सच्चाई उससे पहले ही दिख गई।
पार्लियामेंट के गेट तक जिस तरीके से बंद करने पड़े, जिस तरीके से सरकार गोलियां चलाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, सरकार का जो कम्युनिकेशन मशीनरी है, नैरेटिव मेकिंग मशीनरी है, वो कंप्लीटली फेल कर गई। और ये जो कांग्रेस की साजिश वाला नैरेटिव है वो भी चल नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे जो विपक्षी पार्टी हैं, सोचिए राज ठाकरे कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी तब भी उनके बीच में अनबन चल रही है, लेकिन कुछ हद तक तो हम एक यूनिटी देख पा रहे हैं। आईसा भी उसके साथ है, समाजवादी पार्टी भी उसके साथ है, तो ये जो मुस्लिम प्लॉट बोलना है ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए सरकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं। 23 दिन धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं बोलते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, अनशन होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक बार जंतर मंतर जाना नहीं, एक बार फैमिली स्टूडेंट से मिलना नहीं, और सोनम वांगचुक का हालचाल पूछने की भी कोई कोशिश नहीं होती है। सोनम वांगचुक 9 किलोग्राम अपना वजन भी लूज कर देते हैं। फिर 22 जुलाई को जब टीयर गैस, लाठी, ये सारा पार्लियामेंट बिल्डिंग पर जो आक्रमण होता है, पुलिस का मारपीट होता है, जो गुंडागर्दी होती है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को लगा कि बात तो हाथ से निकल रही है, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर उन्होंने बोलना सही समझा, और बोला तो ना ही बोलते तो बेटर है। LOP Sri, Rahul Gandhi and INC India continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the monsoon session of parliament. क्योंकि जब बोला तो बोला कि भैया राहुल गांधी जिम्मेदार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन इसमें राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि जो भी नीट का प्रोटेस्ट हुआ, लीक हुआ, सब तो उनके अंदर आते हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान जी के। तो उनके अंदर अगर आ गए तो इसमें अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या एक्सप्लॉइटेशन है, वो मुझे समझ में नहीं आया। इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रही एज पॉलिटिकल टूल्स है, इसको पॉलिटिकल टूल बना रही है, डिसरप्शन को मैन्युफैक्चर कर रही है, मॉनसून सत्र को बिगाड़ने के लिए, रोकने के लिए। आप सोचिए, एजुकेशन मिनिस्टर जिनके अंदर इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, जिनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, 20 से ज्यादा जवान लड़के लड़कियां, दीज आर द पीपल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उन लोगों ने सुसाइड किया है बिकॉज जो नीट का एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था पेपर। उन्होंने सुइसाइड कमिट कर लिया है, और इनका जब स्टेटमेंट आता है तो सॉरी नहीं, लुकिंग इनटू इट नहीं, अरे रेजिग्नेशन तो मारो गोली, वो तो बहुत दूर की बात है, कोई पछतावा तक नहीं। सीधा फर्स्ट पब्लिक रिस्पॉन्स क्या होता है 23 डेज में? राहुल गांधी पर अटैक कर दो। तो ये देखकर भी कहीं ना कहीं तो लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा ही है कि इस इंसान को पॉलिटिक्स छोड़कर, ब्लेम गेम खेलने से छोड़कर, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने से छोड़कर कुछ नहीं आता है। सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ पॉलिटिक्स और सिर्फ डिफ्लेक्शन। इसके चलते धर्मेंद्र प्रधान पर जो गुस्सा है स्टूडेंट्स का, अब वो और भी बढ़ रहा है। एक तरफ कंप्लीट एरोगेंस है, दूसरी तरफ इनसेंसिटिविटी भी है, और इसीलिए आप देख रहे हो स्टूडेंट गुस्सा तो है ही, उसी के साथ साथ ऑपोजिशन यूनिटी भी बढ़ रही है। इसीलिए आप देखोगे बहुत ज्यादा एक्टिव अब हो रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ममता बनर्जी टीएमसी से, महुआ मोइत्रा, ओमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, ऑटो रिक्शा से आए जंतर मंतर अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। उधर चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी से भी, सीपीआई, सीपीएम, उधर उद्धव ठाकरे भी आते हैं जंतर मंतर, संयुक्त किसान मोर्चा वो अपनी डेलीगेशन भेज रही होती है, फार्मर यूनियंस भी आना शुरू कर देते हैं। 21 जुलाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक और स्टेप लेते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और ये और भी दूसरे लीडर्स स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करते हैं कि हम प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर जाकर धावा बोल देंगे। ये इसलिए क्योंकि सरकार ने उस समय परमिशन नहीं दिया, हम नहीं डिस्कस करेंगे नीट लीक को संसद में। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस को खबर शायद नहीं लगती है, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री के घर के सामने और वहीं बैठ जाते हैं। पुलिस एकदम हिल जाती है, एमिसरी भेजा जाता है, जितेंद्र सिंह को भेजा जाता है सरकार की तरफ से कि नहीं नहीं राहुल जी यहां मत बैठिए, यहां से उठिए। लेकिन ये ड्रामा कंटिन्यू होता है, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री के घर के सामने किसी को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसके बाद सरकार को फोर्स यूज करना पड़ता है। आपने शायद ये स्लोगन अभी भी सुना होगा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी अपने आप को कॉर्नर्ड फील कर रहे थे, ये तो अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे इस तरीके से, और इसीलिए पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि राहुल गांधी को वहां घसीट कर वहां से बाहर निकाल दिया जाए।
अब आप सोचिए, दिल्ली के रस्तों में इस तरीके से राहुल गांधी को घसीटा जाता है, बस में ठूसा जाता है। एक पिक्चर में यह भी दिखता है कि उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं खून का एक निशान भी हमें दिखता है। लेकिन आप सोच के देखिए, चाहे वो बट दिस इज़ नॉट अबाउट राहुल गांधी, दिस इज़ अबाउट स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो मुझे बस स्टूडेंट के बारे में बोलिए। ये सब जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी अभिषेक सर मतलब बोल रहे हैं, वो हमें नहीं, मुझे एटलीस्ट नहीं सुनना है। बस मुझे मतलब है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। ये जो पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज़ हैं, उनके लीडर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब है नहीं। बस जस्ट स्टूडेंट, उनके साथ जो क्या-क्या हो रहा है, उनके साथ जो भी हो रहा है, बस हमें वो देखना है और बस उसका सॉल्यूशन चाहिए। स्टूडेंट हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, एक ही हालत करके रखी है दिल्ली पुलिस ने कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हो सुप्रीम लीडर से। और वही चीज चले जा रही है जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई कैरिज्मेटिक लीडर की वजह से नहीं हो रहा है। जो मुद्दा है एजुकेशन का, मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, और उसके वजह से चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे वो दीपके हो जंतर मंतर पर, सब एक चीज पर काम कर रहे हैं, एक चीज पर जवाब मांग रहे हैं। उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को थैंक यू बोलना बनता है। फाइनली इस बात पर आते हैं कि इस एकता को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस एकता को भंग करने के लिए, मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए। तो सबसे पहला काम, और यह भी सारे काम जंतर मंतर में जाए बिना आप कर सकते हो, देश के किसी कोने में बैठ के कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो, अगर आपको अपने देश के बारे में परवाह है। सबसे पहले गोदी मीडिया को कॉल आउट करो। सुनिए रिपब्लिक टीवी क्या ब्रॉडकास्ट कर रही है अपने बुलेटिन में, कि एजेंडा क्या है इस प्रोटेस्ट का। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। अरे और नॉब और रिपब्लिक टीवी डिसाइड कर लो पहले तो, या तो चाइना है, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल कह रहे हैं, एनडीटीवी टाइप लोग कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान का एंगल है, आप कह रहे हो चाइना का एंगल है, परसों अमेरिका का एंगल हो जाएगा। डिसाइड कर लो यार आपस में, ऊपर से ऑर्डर ले लो कि कौन से देश का एंगल है सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि अगर चाइना का एंगल है या पाकिस्तान का एंगल है, तो क्या आप अमित शाह की रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हो? क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है आपकी बातों से सुनकर। क्योंकि आप सोचिए कि चाइना का अगर एंगल है, हमारे देश के बीचों बीच जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट होता है, और होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्टर कुछ कर नहीं पाता है, तो इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तो अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। तो भाई, या तो आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करवाओ, या तो अमित शाह का रेजिग्नेशन करवाओ। इतना बड़ा सिक्योरिटी गूफ अप, आप सोच सकते हो कि अगर चाइना की वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे देश में, फिर तो हमारा देश बिक चुका है ऑलरेडी। उसके बाद टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को अनफॉर्चुनेटली असॉल्ट कर दिया गया। बहुत बुरी बात है, देखिए कितनी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया, मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज लिया। कुछ दिन पहले तक की बात होती तो मैं भी इसकी कड़ी निंदा करता और मैं कॉकरोच जनता पार्टी से इसका जवाब मांगता। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वहां जो जनता है उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दिन रात ये जहर देखते आए हैं, वो दिन रात ये देखते आए हैं कि ये वाला न्यूज चैनल क्या करता है। देखिए, नाविका कुमार इंटरव्यू कर रही है मनोज मुंतशिर। अगर आप जानते नहीं हो, ये वही कमीना इंसान है जिसने भगवान हनुमान का अपमान किया था। हाँ, जो मनोज मुंतशिर है, ही इज़ द वन जिन्होंने आदि पुरुष लिखी थी, और आदि पुरुष के डायलॉग्स लिखे थे। तो आदि पुरुष के डायलॉग्स क्या थे आप सभी को पता है। तेरे बाप का टाइप टपोरी लाइंस हमारे हनुमान भगवान के मुंह में डाले थे, जिसके वजह से आदि पुरुष फ्लॉप हो गई थी। ये इंसान हमें बता रहा है कि धर्म का अपमान हो रहा है जंतर मंतर में। मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा। बड़ी जिम्मेदारी से इनको मैं देशद्रोही कह रहा हूं। हमारे प्रभु श्री राम को सीता का पति इतना He is not credible enough to say anything about रामायण और भगवान राम और माँ सीता। डेरोगेटरी। माने आप कह रहे हो कि ये टेररिस्ट हैं, और फिर आप टेररिस्ट के जोन में जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आपके रिपोर्टर की आरती उतारी जाएगी। कहीं ना कहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को समझना पड़ेगा कि इनके जो एडिटर्स हैं और इनकी जो भाषा है और इनका जो फेक न्यूज फैलाना है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो किसी को भुगतना पड़ेगा। मेरा तो रिक्वेस्ट है इन रिपोर्टर से कि जलील इस तरीके से मत हो, छोड़ दो ऐसी नौकरी। मैं भी काम किया करता था मेन स्ट्रीम में, मैं भी टाइम्स नाउ में काम किया करता था। ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा, अपना जमीर बेचने वाला तो काम नहीं करूंगा। छोड़ दो भाई। देखो किस तरीके से जलील किया जा रहा है मीडिया को, जहां अखिलेश यादव बिना हिचकिचाए सच्चाई बयां कर रहे हैं न्यूज गोदी मीडिया की। चैनल बता दो अपना कौन सा है। जी न्यूज। जी न्यूज पक्की बीजेपी की है।
बिका हुआ बीजेपी के लिए है और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है। अखिलेश यादव की तरह पॉलिटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेपाक तरीके से कॉल आउट करो इस तरीके की दलाली को जो चल रहा है, जो स्टूडेंट्स और इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजे नवेद की तरह थोड़ा बन जाओ, टीवी की सच्चाई दिखा दो। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है अपने घर में जंतर मंतर, मैं बनाना नहीं होगा जंतर मंतर, अपने घर में जंतर मंतर का वो जो कॉन्वर्सेशन है उसको लाओ, ग्राउंड पर लाओ। ये जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, एल्विज भाई उससे पूछो कि भैया क्या कर रहे हो हमारे लिए, हमारे हकों के लिए। हम तो तुम्हें इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, हमारे फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है मेक इट कूल टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि बीच में पॉलिटिक्स के बारे में बात करना ही एकदम लाइक अनटचेबल हो गया था। तो गेट रेडी विद मी का कंटेंट कम करके व्हाट्स हैपनिंग इन द नेशन वाला कंटेंट और हैपनिंग बना दो, जैसा कि ऑलरेडी हो रहा है। मैंने इतना टाइम सोशल मीडिया पर लगाया, मैंने कभी इतना ज्यादा कंटेंट नहीं देखा है पॉलिटिकल ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर। ये एक अच्छा इंडिकेशन है, इसे मरने मत देना। और नंबर 3 जो आपको करना है कि प्रोटेस्ट को आप डाइवर्ट मत होने दो कि भैया कामरा ने क्या कहा और दीपके ने क्या कहा और वांगचुक जी के पिताश्री क्या करते थे। सिंपल पॉइंट है, एजुकेशन की हालत लगी है या नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना है या नहीं। दिस इज द मेन मुद्दा। अगर हम मुद्दे से अगर फटके नहीं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इसमें से इलाज निकलेगा। जब मैं जंतर मंतर गया तो मुझे भी इस तरीके से फांसने की कोशिश की गई। आप ध्यान से सुनना इस क्लिप को, क्योंकि ये ओरिजिनल क्लिप नहीं है, किसी ने पीछे से रिकॉर्ड किया है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से भटकाने की कोशिश हो रही है इस पूरे मूवमेंट को। एक सेकेंड, दीपके की वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है, उसके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। डोंट से दैट दीपके की वजह से हो रहा है। दीपके नॉन बायोलॉजिकल इंसान नहीं है जो ऊपर से प्रकट हुए और सारे लोग यहाँ आ गए। निकम्मेपन के वजह से लोगों ने आवाज उठाई। मजे की बात यह है कि जो ओरिजिनल इंटरव्यूअर है उसने मेरे ख्याल से इस क्लिप को अपलोड नहीं किया, इसलिए आपको इतना पुअर क्वालिटी दिख रहा है, क्योंकि उसका इंटेंशन यह था कि मुझे फांस ले कि मैं सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात करूंगा या कुणाल कामरा ने क्या बका उसके बारे में बात करूंगा, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सब बेकार है, सब इडियट है, मैं भी इडियट हूं। अब बात कर लेते हैं देश की एजुकेशन के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में। इसके अलावा और भी कोई कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपको भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये 3 चीजें भी आप घर में बैठ के कर लोगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को और देश के फ्यूचर के लिए। I think this is a very good video. It's a channel called The देशभक्त, जिसमें आकाश बनर्जी इन सभी के बारे में बोलते हैं। एंड प्लीज़ इनके चैनल को आप सपोर्ट कीजिए एंड इस वीडियो को आप पहले उनके चैनल में देखिए, उसके बाद आप मेरा रिएक्शन देख सकते हो। और उन्होंने लास्ट में जो बोला है आई सपोर्ट दैट, कि इस जो मुद्दा है, मुद्दे से अगर हम भटके नहीं, बस जो मुद्दा स्टूडेंट्स का था, एजुकेशन सिस्टम पे था, अकाउंटेबिलिटी पे था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे था, और ताकि इन फ्यूचर पेपर लीक ना होए उस पे था। मैं तो बस यही बोल सकता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को बस हम इसी मुद्दे के आसपास ही रखें। इसमें जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है उसको हम नज़रअंदाज करें और उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान मत दें, और जो एक्चुअल मुद्दा है, जो एक्चुअल टॉपिक है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया था, बस उसी के ऊपर हम बात करें। तो अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे जितने भी इस वीडियो के ऊपर, अगर आपको लगता है ही इज़ नॉट टेलिंग द एक्चुअल ट्रूथ, और जो भी आपका वीडियोज़ है जो आप समझते हैं कि जो ओरिजिनल जो ट्रूथ बोल रहे हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। मैं उन सभी का रिएक्शंस वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और आपका क्या थॉट्स है इन दिस about this whole protest? Please let me know your thoughts in the comment section down below. This is Alchemy User signing off.